आज हम दोस्तों 11th क्लास का आगे वाला पार्ट पढ़ेंगे। और इसके पीछे वाले पार्ट में तो हमने ये देखा था कि कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं एवं उसके मूलभूत सिद्धांत, जैव शक्ति सिद्धांत और लीबेल एवं वांटोप का सिद्धांत पढ़ लिया। अब आगे हम पढ़ते हैं कि उन कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। कार्बनिक यौगिक जो होते हैं वो आगे, जैसे प्रकृति के अंदर कार्बनिक यौगिक होते हैं वो लगभग में 10 लाख से अधिक होते हैं। तो इस प्रकार 10 लाख से अधिक होने की वजह से इन कार्बनिक यौगिकों को पहचानना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इनका अलग अलग भागों में क्या किया गया, वर्गीकरण। तो पहले मैं सारणी बनाता हूँ कि ये जो कार्बनिक यौगिक होते हैं इनके वर्गीकरण में कौन कौन से कार्बनिक यौगिक होते हैं। तो मैं सारणी बनाता हूँ और सारणी जैसे ही बनाता हूँ तो उसके बाद में आप उतार लेना। अब दोस्तों आप कार्बनिक यौगिकों का जो वर्गीकरण है, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण है उसको हम अलग अलग इन कार्बनिक यौगिकों को बांटते हैं। देखो, इन कार्बनिक यौगिकों को पहले दो भागों में बांटा गया। एक भाग का नाम था विवृत श्रृंखला वाले और दूसरा था सवनत श्रृंखला वाले। विवृत का मतलब होता है वर्त। देखो, वर्त का मतलब होता है चक्रीय संरचना। क्या होती है? चक्रीय संरचना। और विवृत का मतलब हो गया खुली संरचना। विवृत का मतलब क्या हो गया? खुली। चक्रीय संरचना का मतलब ये होता है कि मान लेते हैं कोई भी परमाणु है, ये कार्बन परमाणु होते हैं। उदाहरण दिख रहा हूं, कार्बन परमाणु होते हैं। इनमें 1, 2, 3 और 4 कार्बन परमाणु है। ये चारों कार्बन परमाणु में देखो, पहला कार्बन दूसरे से, दूसरा तीसरे से और तीसरा चौथे कार्बन परमाणु से बंध का निर्माण कर रहा है। अर्थात इसमें पहला और चौथा कार्बन बंध आपस में नहीं बना रहा है। अर्थात पूरी संरचना क्या है? खुली। इसलिए इसका नाम क्या हो गया? विवृत श्रृंखला। या चक्र नहीं है, इसका मतलब इसका नाम क्या हो गया? अचक्रीय। और इन अचक्रीय यौगिकों को कहां से प्राप्त किया गया? जंतुओं की वसा से प्राप्त किया गया। इसलिए इसका नाम क्या होता है? एलिफेटिक। मैं आपको लिखवाऊंगा ये पूरा का पूरा, पहले आप समझो। तो विवृत श्रृंखला, अचक्रीय यौगिक। और दूसरा कंडीशन हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इन चारों कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था इस प्रकार से कर देते हैं और फिर नंबरिंग करते हैं 1, 2, 3 और 4। इसमें और इसमें आपको अंतर क्या दिखाई देता है कि इसमें पहला कार्बन और चौथा कार्बन बंध के द्वारा आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। लेकिन इसमें देखो क्या है, पहला कार्बन और अंतिम चौथा कार्बन देखो बंध के द्वारा जुड़ा हुआ है और चारों तरफ से बंध है। इसका मतलब संरचना क्या हो गई? चक्रीय। क्या हो गई? चक्रीय। और चारों ओर से बंद होती है, किसके समान होती है? वर्त के समान। इसलिए इसका नाम क्या होता है? सवरंत श्रृंखला या चक्रीय या बंध या वलय। वलय का निर्माण कर लेते हैं। वलय इस प्रकार से आगे बनेगी। बंध देखो इस प्रकार की वलय का निर्माण कर लिया। इसको हम शॉर्ट में इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, 1, 2, 3 और 4। देखो ये क्या है? वलय। तो इसका नाम क्या हो गया? वलय युक्त कार्बनिक यौगिक। फिर इन कार्बनिक यौगिकों को अलग अलग भागों में बांटा। विवृत श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिकों को फिर हाइड्रोकार्बन तथा हाइड्रोकार्बन के युग्मन में बांटा। यह हाइड्रोकार्बन का मतलब ये होता है कि इसमें केवल आपको क्या दिखाई देते हैं? कार्बन परमाणु तथा कार्बन परमाणु की संयोजकता पूरी करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर कितने जोड़ते हैं? 3। केकुले का सिद्धांत और वांटोफ लेवेल का सिद्धांत में ये बताया था कार्बन परमाणु संयोजकता कितनी होती है? 4 होती है। और 4 होती है और चारों को यदि उसको किसके द्वारा दिखाई देते हैं? बंध के द्वारा। यदि बंध देखो इस कार्बन परमाणु संयोजकता 1 पूरी बंध के द्वारा हो रही है तो 3 पूरी करने के लिए क्या जोड़ देते हैं? हाइड्रोजन। यहाँ पर कितने जोड़ते हैं? 2, 1, 2 और 2 कितने हो गए? 4। यहाँ पर कितने जोड़ देते हैं? केवल यौगिकों में देखो अचक्रीय यौगिक होते हैं और उन यौगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु दिखाई देंगे तो इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। और इन हाइड्रोकार्बन से कोई अन्य समूह जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। अब देखो ये हाइड्रोकार्बन है, उसके बाद में एक नाम आता है संतृप्त और एक आता है असंतृप्त। आपको एक एक पॉइंट लिखवाया जाएगा, पहले समझो। संतृप्त का मतलब ये होता है कि कार्बन और कार्बन के बीच एकल बंध भी हो सकता है, कार्बन और कार्बन के बीच द्विबंध भी हो सकता है और कार्बन और कार्बन के बीच त्रिबंध भी हो सकता है। कार्बन और कार्बन के बीच त्रिबंध भी हो सकता है। यदि कार्बन और कार्बन के बीच पूरी श्रृंखला में केवल एकल बंध दिखाई देगा तो वो कहलाएगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। क्या कहलाएगा? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और असंतृप्त का मतलब होता है उस श्रृंखला में आपको चाहे द्विबंध दिखाई दे या फिर आपको क्या दिखाई दे? त्रिबंध दिखाई दे।
तो वे कौन से यौगिक कहलाते हैं? असंतृप्त यौगिक कहलाते हैं। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं चक्रीय या बंध या वलय युक्त यौगिक। तो इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक तो समचक्रीय और दूसरा था विषम चक्रीय। समचक्रीय का मतलब संरचना तो चक्रीय होगी, चारों ओर से क्या होगी? बंद होगी। चारों ओर से क्या होगी? मान लेते हैं ये बंद है, चारों ओर से क्या है? बंद है। और चारों ओर से बंद होते हुए भी इसमें टोटल कार्बनिक यौगिकों में परमाणु संख्या क्या होती है? समान। सभी में क्या होती है? समान। समचक्रीय कहलाते हैं। विषम चक्रीय का मतलब होता है, चलो वलय युक्त होती है, मान लेते हैं कार्बन है, लेकिन कार्बन परमाणु के साथ साथ कोई अन्य परमाणु जोड़ देते हैं, तो बताओ क्या कहलाएगा? विषम चक्रीय परमाणु। क्या कहलाएगा? विषम चक्रीय परमाणु। कार्बन के साथ साथ कोई अन्य परमाणु साथ में जुड़ जाता है तो क्या कहलाता है? देखो कार्बन परमाणु के साथ नाइट्रोजन जुड़ गया, विषम चक्रीय। और टोटल कार्बन परमाणु होते तो क्या हो गया? समचक्रीय। उसके बाद में आएगा एलिसाइक्लिक और एक आता है एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक ये भी चक्रीय और ये भी दोनों चक्रीय होती है, लेकिन एलिसाइक्लिक किसके समान होती है? विवर्त अचक्रीय श्रृंखला के समान होती है। अचक्रीय श्रृंखला के समान होती है। अब देखो इसमें कम से कम कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन परमाणु होते हैं, ठीक है। और 6 कार्बन परमाणु में देखो ये संतृप्त भी हो सकता है और असंतृप्त भी हो सकता है। लगभग में किसके समान होते हैं? अचक्रीय यौगिकों के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं? अचक्रीय यौगिकों के बराबर होते हैं। अब देखो इसमें क्या होगा कि देखो टोटल में क्या एक बंध भी है और या एक द्विबंध भी हो सकता है। एलिसाइक्लिक यौगिक कहलाते हैं। लेकिन एरोमेटिक यौगिक क्या होते हैं? एरोमेटिक यौगिक ये होते हैं कि इसमें कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6 होती है। कार्बन परमाणु की संख्या कितनी होती है? 6। 1 2 3 4 5 और 6। और एकांतरित क्रम में क्या होने चाहिए? द्विबंध। क्या होने चाहिए? द्विबंध। एकांतरित क्रम का मतलब होता है एक छोड़कर एक, एक छोड़ दिया, एक छोड़ दिया, एक छोड़ दिया। बताओ 3 क्या होते हैं? द्विबंध। क्या कहलाते हैं? एरोमेटिक यौगिक। इनका अंतर मैं बाद में लिखवाऊंगा। अब देखो इसके बाद में आएगा एरोमेटिक यौगिक होते हैं, वो 2 प्रकार के होते हैं, एक तो बेंजीनोइड और दूसरा होता है नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड का मतलब होता है इसमें बेंजीन वलय पाई जाती है, और नॉन बेंजीनोइड का मतलब होता है इसमें बेंजीन वलय नहीं पाई जाती। तो आपको थोड़ा थोड़ा परिचय तो मैंने दे दिया, और इसके बाद मैं लिखवाऊंगा। पहले सारणी बनाओ आप जल्दी अपनी नोटबुक में, सारणी तुरंत उतार लो पूरी की पूरी। और सारणी आपको याद रखनी है कि इस सारणी में आपको क्या क्या लिखवाया गया है। जैसे वो नाम आए तुरंत में आपके ध्यान में रखने किसका प्रकार है। या आपने सारणी बना ली, तो अब हम क्या करते हैं, एक एक का एक जो वर्गीकरण है इसमें एक एक पॉइंट को क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं और लिखते हैं कि हमने क्या लिखा है और इसका मतलब क्या होता है। उसके बाद में समझ में आएगा। और इसके बाद में इसी के आधार पर हम क्या करते हैं? आगे नामकरण करते हैं और अन्य विक्रिया पढ़ते हैं, और भी सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों के बारे में पढ़ते हैं। देखो ये है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न, ये नाम है संतृप्त। संतृप्त का मतलब होता है एकल बंध, और नीचे लिख लेना संतृप्त का मतलब होता है एकल बंध, और असंतृप्त का मतलब होता है द्वि या त्रिबंध। इसके बाद में समचक्रीय, कार्बोचक्रीय, विषम चक्रीय, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। एरोमेटिक के 2 प्रकार होते हैं, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड यौगिक। अब मैं इसको मिटा रहा हूं। उसके बाद में आप हेडिंग डालना सबसे पहले विवर्त श्रृंखला। या अब देखो हम करते हैं वर्गीकरण, और इन वर्गीकरणों की हम क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? विवर्त श्रृंखला युक्त। तो देखो इसमें नाम आता है एक श्रृंखला। क्या नाम आता है? श्रृंखला। तो पहले एक छोटा सा पॉइंट लिख लो आप, कार्बन श्रृंखला। लाल पेन से हेडिंग डालो, कार्बन श्रृंखला। अब बताओ श्रृंखला का मतलब होता है लाइन। श्रृंखला का मतलब क्या होता है? लाइन होता है। जैसे प्रार्थना के अंदर जो लाइन बनाते हैं उसमें एक स्टूडेंट के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला, उसे कहते हैं श्रृंखला। लंबी श्रृंखला का निर्माण हो जाता है। वहां पर तो स्कूल में तो स्टूडेंट खड़े रहते हैं लाइन में, श्रृंखला में,
और वहां यहां पर हम किसकी श्रृंखला बनाएंगे, कार्बन परमाणु की। किसकी बनाएंगे, कार्बन परमाणु की। तो लिखो, देखो इसमें क्या लिखना है, एक कार्बन परमाणु दूसरे से, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, चौथा पांचवे से। कहने का मतलब इस प्रकार से बहुत सारे कार्बन आपस में जुड़कर किसका निर्माण कर लेते हैं, श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं। उसी श्रृंखला के आधार पर आपको पता चलेगा कि विवृत श्रृंखला है या सैवरंत श्रृंखला है। ठीक है, तो लिखो आप सबसे पहले कार्बन श्रृंखला, हेडिंग डाल ली। इसमें लिखो, इस प्रकार की श्रृंखला में पहला कार्बन दूसरे से, दूसरा कार्बन तीसरे से, तीसरा कार्बन चौथे कार्बन से, इस प्रकार बहुत सारे कार्बन जुड़कर एक लंबी श्रृंखला का निर्माण कर लेते हैं, जिन्हें कार्बन श्रृंखला कहा जाता है, जिन्हें कार्बन श्रृंखला कहा जाता है, जिन्हें कार्बन श्रृंखला कहा जाता है। अब नीचे लिखो, यह है कार्बन श्रृंखला, यह कार्बन श्रृंखला दो प्रकार की होती है। नीचे लिखो, यह कार्बन श्रृंखला दो प्रकार की होती है। नंबर 1 लगाकर लिखो, विवृत श्रृंखला, विवृत श्रृंखला या ओपन चेन, ओपन का मतलब खुली श्रृंखला, या खुली श्रृंखला या अचक्रीय या एलिफेटिक। या ऐसे लिख लेना शॉर्ट में, खुली श्रृंखला एवं बंद श्रृंखला। चलो लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। विवृत श्रृंखला, अचक्रीय, एलिफेटिक तथा दूसरी श्रृंखला सैवरंत श्रृंखला या बंद श्रृंखला या चक्रीय श्रृंखला या वलय युक्त श्रृंखला होती है। अब देखो, यहां तक हमने पढ़ लिया, इसकी दो श्रृंखलाएं होती है, देखो इस प्रकार की। तो 1 नंबर लगाकर लिखो, विवृत श्रृंखला, अचक्रीय या एलिफेटिक यौगिक। अब आपको मैं ये बता देता हूं, विवृत श्रृंखला क्या होती है, अचक्रीय क्या होती है, एलिफेटिक क्या होती है, और एक नाम आएगा सैवरंत। उसका मतलब क्या होता है, देखो विवृत का मतलब होता है कि कार्बन श्रृंखला। बात किसकी कर रहे हैं, कार्बन श्रृंखला ही कर रहे हैं। ये कार्बन श्रृंखला एक तो इस प्रकार से हो सकती है और एक हो सकती है इस प्रकार से। कितने कार्बन परमाणु, 5। तो ऐसे लिख सकता हूं, देखो कितने हो गए, 5, 1 2 3 4 और 5। देखो इसमें पहला और 5वां कार्बन परमाणु आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब ये पूरी की पूरी क्या खुली श्रृंखला है। आपकी यही पहचान है कि पहला और 5वां कार्बन यदि आपस में बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता तो ये तो क्या हो जाता है, बंद है, लेकिन चारों ओर से खुला है। इसका मतलब ये क्या है, एक खुली श्रृंखला है, अचक्रीय है, वर्त के रूप में नहीं है, इसलिए इसका नाम क्या है, विवृत। क्या नाम है, विवृत। लेकिन इसका नाम क्या है, देखो पहला और 5वां कार्बन परमाणु क्या है, बंद है, बंद के द्वारा जुड़ा हुआ है, चारों तरफ से बंद है, इसके लिए इसका नाम क्या हो गया, सैवरंत। सैवरंत हो गया, बंद श्रृंखला हो गई। बताओ चक्र के रूप में है या नहीं, भाई साइकिल का जो टायर है उसके रूप में है या नहीं, इसका मतलब क्या है, चक्रीय। क्या है, चक्रीय। और एक वलय का निर्माण करता है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, वलय युक्त यौगिक। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा विवृत श्रृंखला क्या होती है और सैवरंत श्रृंखला क्या होती है। तो अब हम पहले विवृत श्रृंखला के बारे में पढ़ लेते हैं एक एक करके, और इसके बाद पढ़ेंगे हम सैवरंत श्रृंखला के बारे में। तो ये आपको चार्ट पूरा समझ में आना चाहिए, दिमाग में रहना चाहिए, तो ये हम आगे के पॉइंट पढ़ सकते हैं। अब आप हेडिंग डालो, विवृत श्रृंखला, अचक्रीय या एलिफेटिक, और उसमें लिखो, इसमें लिखो विवृत श्रृंखला, अचक्रीय, एलिफेटिक यौगिक में लिखो, इस प्रकार के यौगिकों में कार्बन श्रृंखला खुली होती है।
खुली होती है, क्योंकि इस कार्बन श्रृंखला में पहला कार्बन अंतिम कार्बन से बंध के द्वारा नहीं जुड़ा हुआ होता, इसलिए यह श्रृंखला खुली होती है तथा वृत्त का निर्माण नहीं करती, इसलिए इसे विवृत श्रृंखला या अचक्रीय श्रृंखला युक्त यौगिक कहा जाता है। अचक्रीय युक्त यौगिक कहा जाता है। नीचे इसके ये उतार लेना, एक कार्बन, 2 2 3 4, ये क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन तो बाद में बना देंगे। ये आपके सामने होगी कार्बन श्रृंखला, और कार्बन श्रृंखला भी क्या है? खुली। अब नीचे तीर लगाकर लिखो, इन अचक्रीय यौगिकों को एलिफेटिक यौगिक भी कहा जाता है, क्योंकि प्रारंभ में कुछ सदस्यों की खोज जंतु की वसा से प्राप्त किया गया। अचक्रीय यौगिक होते हैं, इनके कुछ सदस्यों की खोज किससे हुई? जंतु की वसा से हुई। नीचे लिखो, इस जंतु की वसा को ग्रीक भाषा में एलिफर कहा जाता है। ग्रीक भाषा में एलिफर कहा जाता है, इसलिए इन यौगिकों को एलिफेटिक यौगिक कहते हैं। दोस्तों, आपके समझ में आया होगा विवृत श्रृंखला क्या होती है, अचक्रीय यौगिक होते हैं। अचक्रीय यौगिकों को एलिफेटिक यौगिक क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका लगभग में पहले खोज हुई अचक्रीय यौगिकों की, वो कहाँ से हुई? जंतुओं की वसा से हुई। जंतु की जो वसा होती है, फेट होती है, उनसे हम किसका निर्माण किया? अचक्रीय यौगिकों का। और इसलिए, और जिनको जंतु की वसा ग्रीक भाषा में क्या कहते हैं? एलिफर, इसलिए इसका नाम क्या हो गया? एलिफेटिक यौगिक। तो यहां तक तो आपको समझ में आया होगा, लिख लिया होगा, एलिफेटिक यौगिक कहा जाता है। अब नीचे लिखो एलिफेटिक यौगिकों के प्रकार। नंबर 1 लगाकर लिखो हाइड्रोकार्बन। अब लिखो हाइड्रोकार्बन। देखो, नाम से पता चलता है कि ये जो यौगिक होते हैं, देखो इस प्रकार की श्रृंखला तो आपने पढ़ ली, श्रृंखला होगी, हर में नाम किसका आएगा? कार्बन श्रृंखला का आएगा। और कार्बन श्रृंखला का नाम आते दिमाग में, ये पॉइंट आने चाहिए आपको। तो अब देखो, नाम क्या है? ये इस प्रकार के यौगिक होते हैं, और उन यौगिकों का नाम क्या है? हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हमेशा 2 प्रकार के यौगिक होते हैं। एक तो हाइड्रो का मतलब होता है हाइड्रोजन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रोजन। और कार्बन का मतलब क्या होता है? कार्बन। इन यौगिकों में केवल आपको क्या दिखाई देंगे? हाइड्रोजन और कार्बन दिखाई देंगे। तो इसका मतलब क्या होगा? हाइड्रोकार्बन। तो लिखो। और आप ये जानते हैं कि कार्बन पीछे जो सिद्धांत पढ़े 2 पार्ट में, तो ये जानते हैं कि कार्बन परमाणु संयुक्ता कितनी होती है? 4 होती है। और चारों संयुक्ता हमेशा किस रूप में होती है? बंधों के द्वारा जुड़ी होती है, या तो एकल या द्वि या त्रि। एकल और द्वि और त्रि का मतलब होता है संतृप्त और असंतृप्त। अब लिखो, इसमें लिखो, इस प्रकार के यौगिकों में कार्बन परमाणु के साथ
हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं। हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। ये हाइड्रोकार्बन देखो ऊपर देखो सारणी में, ये हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। नीचे लिखो संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें लिखो, देखो यौगिक में क्या पाया जाएगा, मान लेते हैं ये कार्बन और ये कार्बन है। कितने कार्बन की श्रृंखला है, 3 कार्बन परमाणु की श्रृंखला है। ये आपको समझ में आ गया। और तीनों कार्बन परमाणु में अब देखो प्रत्येक कार्बन परमाणु, ये तो श्रृंखला हो गई, प्रत्येक कार्बन परमाणु की संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। उस संयोजकता को हम किससे दिखाएंगे, बंधों के माध्यम से दिखाएंगे। तो बताओ ये 3 है, तो मैं देखो यहाँ पर लिखता हूं कि इसमें ये कार्बन परमाणु दूसरे से, दूसरा तीसरे से, मान लेते हैं 3 की कार्बन श्रृंखला है, तो इसमें एक कार्बन देखो एकल बंध के द्वारा जुड़ा हुआ एक संयोजकता तो यहाँ से पूरी कर लेता है, एक बंध। बताओ 3 संयोजकता को मैं इस प्रकार से दिखा देता हूँ। बताओ इस कार्बन परमाणु 2 संयोजकता 1 और 2 तो पूरी हो जाती है, 2 को मैं ऊपर और नीचे दिखा देता हूँ। बताओ इनको 3 होगी, मैंने इसे लिख दिया। अब बताओ एक कार्बन है और हाइड्रोकार्बन यदि बनाना है तो कार्बन के अलावा हम क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन परमाणु। क्या जोड़ते हैं, हाइड्रोजन परमाणु। बताओ कितने हाइड्रोजन परमाणु आएंगे, 1 2 और 3। यहाँ पर कितने आएंगे, 2 आएंगे। अब तो आपको इस प्रकार से देखने और इसके बाद में क्या देखने, आपको तुरंत में देखते पता चलेगा कि यहाँ पर कितने हाइड्रोजन जोड़ने और कितने नहीं जोड़ने। तो ये क्या बन गया, हाइड्रोकार्बन। अब इस हाइड्रोकार्बन को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, देखो एक पर कितने हैं, 3, बीच में क्या है, बंद। यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं। अब देखो संतृप्त और असंतृप्त का मतलब है, इसका मतलब केवल आपको ये देखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में केवल बंद है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या देखना है, बंद देखना है। यदि एकल बंद होगा संतृप्त होगा, द्वि या त्रिबंध श्रृंखला में कहीं पर भी यदि द्वि या त्रिबंध होगा, इसका मतलब क्या होगा, असंतृप्त। तो देखो आप संतृप्त हाइड्रोकार्बन में, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में कार्बन की श्रृंखला में कार्बन व कार्बन के बीच केवल एकल बंध पाया जाता है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे देखो ये कार्बन है, एक कार्बन की श्रृंखला बना ली। जैसे देखो मैं श्रृंखला बना रहा हूं, ये श्रृंखला 3 कार्बन की बना ली, ये श्रृंखला मान लेते हैं 4 कार्बन परमाणु की बना ली। अब बताओ इसकी संयोजकता पूरी करने के लिए मैं कितने हाइड्रोजन जोड़ता हूं। देखो एक ही कार्बन है, 4 संयोजकता पूरी करनी है तो हम 4 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। बताओ इस कार्बन परमाणु श्रृंखला में एक कार्बन की संयोजकता तो ये पूरी होती है। अब देखो ये जो बंध जुड़ा हुआ है इसका मतलब 1। बताओ कितने जोड़ते हैं, 3 जोड़ते हैं। यहाँ पर कितने जोड़ते हैं, 2 जोड़ते हैं। 1 2 और 2 4। यहाँ पर कितने जोड़ते हैं, 3। बताओ यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। और प्रत्येक कार्बन परमाणु देखो एक कार्बन होता है उसमें तो सिंगल बंध ही पाया जाता है। द्विबंध और त्रिबंध कहाँ पर होते हैं, कम से कम 2 कार्बन परमाणु होते हैं। बताओ इसमें एकल 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 और एकल, इसका मतलब क्या है, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। उदाहरण उतार लो, एक उदाहरण तो यह है, दूसरा और तीसरा, और श्रृंखला में केवल आपको कार्बन और हाइड्रोजन दिखाई देते हैं। यह हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन, उतार लिया। अब आप इसी का दूसरा भाग होगा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसी को नाम को चेंज कर देता हूं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। इसमें लिखो, परिभाषा लिखो, इस प्रकार के हाइड्रोकार्बन में कार्बन व कार्बन के बीच द्विबंध
या त्रिबंध पाए जाते हैं, कार्बन व कार्बन के बीच या तो द्वि या त्रिबंध पाए जाते हैं, या द्वि या त्रि दोनों बंध पाए जाते हैं, द्वि या त्रि दोनों बंध पाए जाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। या तो एकल बंध पाया जाएगा, एकल बंध पाया जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, संतृप्त होगा। यदि द्विबंध लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, असंतृप्त। एक उदाहरण तो ये, एक मैंने त्रिबंध लगा दिया, एक उदाहरण ये। अब बताओ, एक उदाहरण मैं ये लिख रहा, देखो यहाँ पर कार्बन, ये पूरी श्रृंखला है कार्बन परमाणु की, 1 2 3 और 4, 4 की श्रृंखला बन गई। अब बताओ 4 में पूरी श्रृंखला में बताओ द्विबंध दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये क्या है, असंतृप्त। बताओ इसमें पूरी श्रृंखला में 1 2 3 और 4 कार्बन परमाणु है, तो बताओ इसमें द्वि और त्रि दोनों दिखाई देते हैं, इसका मतलब क्या है, असंतृप्त। केवल श्रृंखला में सिंगल बंध दिखाई देगा, इसका मतलब क्या होगा, संतृप्त होगा। इसके अलावा संयोजकता को बंधों के अलावा हम क्या जोड़ देते हैं, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोकार्बन बन जाता है। असंतृप्त हो गया, और हाइड्रोकार्बन जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन जोड़ते हैं। बताओ कितने जोड़ते हैं, इस कार्बन परमाणु 2 संयोजकता 1 और 2 तो पूरी होती है बंधों के द्वारा, और 2 हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। बताओ 2 और 2 4, 2 और 2 4, बताओ 3 और 1 4, यहाँ पर 2 जोड़ते हैं, यहाँ पर 1 2 3 और 1 4, यहाँ पर कितने जोड़ते हैं, 2 2 और 2 4 और 3 जोड़ देते हैं, 1 2 3, यहाँ पर कितने भी नहीं जोड़ते हैं, यहाँ पर कितने जोड़ते हैं, 1। उतारो आप, ये बन गया असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखो इसी से मिलता, उतार लिया आपने, इसी से मिलता जुलता हुआ हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। व्युत्पन्न का मतलब, हाइड्रोकार्बन का मतलब जो हाइड्रोकार्बन यौगिक होते हैं उससे हाइड्रोजन को हटाकर अन्य समूह जोड़ देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। लिख रही कई मिनट को बढ़ गया। अब देखो आपने हाइड्रोकार्बन कंप्लीट कर लिया, अब इसके बाद बढ़ते हैं हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न। अब देखो हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न, व्युत्पन्न का मतलब हाइड्रोकार्बन से जन्म लेते हैं। देखो हाइड्रोकार्बन, पहले आपको हाइड्रोकार्बन देखने, हाइड्रोकार्बन का मतलब हमने देखा एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन होता है तो CH4 होता है। अब देखो व्युत्पन्न का मतलब इस पर दूसरा समूह जोड़ देते हैं, दूसरा समूह, या तो आगे आपको नाम का तब पता चलेगा जब मैं इसका नामकरण पढ़ देंगे। ये इस समूह कहते हैं एल्कोहल, इसे कहते हैं, जैसे चलो मान लेते हैं कि आपने पीरियोडिक टेबल तो पढ़ी, आवर्त सारणी पढ़ी होगी, उसमें क्या है, फिर कल बाहर आई, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये तो पढ़ दिया आपने। अब इस प्रकार के समूह का जुड़ना किस पर, हाइड्रोकार्बन पर, तो बताओ क्या हो जाएगा, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। क्या होगा, हाइड्रोकार्बन का व्युत्पन्न। इसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह, मतलब हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन पर। अब बताओ ये जुड़ेंगे तो बाहर क्या निकलेगा, संयोजकता तो आपको 4 ही करनी है, तो बाहर क्या निकलेंगे, हाइड्रोजन बाहर निकल जाते हैं। हाइड्रोजन का बाहर निकलना कहलाता है प्रतिस्थापन। क्या कहलाता है, प्रतिस्थापन। देखो इसमें 4 है, देखो मैं इस प्रकार से लिख देता हूं, इस पर हमें क्या जोड़ना है, मान लेते हैं क्लोरीन जोड़ना है, तो मैं इस क्लोरीन को जोड़ूंगा, तो बताओ इस प्रकार से लिखना पड़ेगा, एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल देते हैं और क्लोरीन जोड़ देते हैं। यदि ब्रोमीन जोड़ते हैं तो बताओ एक, यदि 2 जोड़ने होते हैं तो 2 हाइड्रोजन परमाणु को हटा देते हैं, 3 जोड़ने 3 को हटा देते हैं। कहने मतलब हाइड्रोजन परमाणु, कार्बन परमाणु हाइड्रोकार्बन होते हैं, उसमें कार्बन परमाणु पर हाइड्रोजन को हटाकर क्रियात्मक समूह का जुड़ना हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइड्रोकार्बन व्युत्पन्न कहलाता है। लिखो लिखो इन यौगिकों में कार्बन परमाणु के साथ, इन यौगिकों में हाइड्रोकार्बन के, एक नाम लिख लेना, हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणु के साथ हाइड्रोजन परमाणु एक या एक से अधिक, एक भी बाहर निकल सकता है और एक से अधिक भी बाहर निकल सकता है, एक या एक से अधिक क्रियात्मक समूह के द्वारा, इसे हम कहते हैं क्रियात्मक समूह।
क्रियात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। क्रियात्मक समूह के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाते हैं। तो इस प्रकार के बने यौगिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। बने यौगिक हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न कहलाते हैं। व्युत्पन्न कहलाते हैं। जैसे नीचे उदाहरण लिखो। जैसे देखो, ये मेथेन है। इस मेथेन पर मैं यदि OH समूह जोड़ देता हूं तो बताओ क्या बन जाता है। ऐसे लिख, तो बताओ एक हाइड्रोजन परमाणु को यदि बाहर निकालते हैं तो एक OH समूह जुड़ जाता है। एक उदाहरण तो ये लिखो। यह मान लेते हैं ये हाइड्रोकार्बन है। कितने कार्बन परमाणु का? 3 कार्बन परमाणु का। यदि इसका हाइड्रोजन परमाणु प्रतिस्थापित करना है और यहां पर क्लोरीन जोड़ना है तो बताओ कितने? 1 क्लोरीन जोड़ना है तो बताओ 1 जोड़ देते हैं। एक हाइड्रोजन को हटा देते हैं, हाइड्रोकार्बन बन गया। इसी प्रकार मान लेते हैं ये समूह है CH2। चलो ये क्या है? एथेन है। एथेन से हमें क्या बनाना है? चलो मान लेते हैं यहाँ पर क्या जोड़ते हैं? एल्डिहाइड जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एल्डिहाइड। तो एल्डिहाइड भी क्रियात्मक, एल्डिहाइड का प्रतीक होता है CHO। आपको कुछ भी नहीं ध्यान में रखना है, एक बार केवल आपको इतना ही ध्यान में रखना है कि जो एल्डिहाइड है उसका प्रतीक क्या होता है? CHO। CHO को हम किस प्रकार से लिखते हैं कि एक हाइड्रोजन एक ही समूह है तो बताओ एक क्या जोड़ देते हैं? CHO जोड़ देते हैं। तो बताओ हाइड्रोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करके क्या जोड़ते हैं? क्रियात्मक समूह को जोड़ देते हैं। तो ये किससे उत्पन्न हो गए? है तो हाइड्रोकार्बन ही, लेकिन नया क्रियात्मक नए यौगिक बन गए। इसका मतलब कौन से यौगिक हो गए? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। क्या हो गए? हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न। तो आपको इस सारणी के अंदर विवृत कार्बन श्रृंखला की हमने परिभाषा देखी। विवृत श्रृंखला चक्रीय एलिफेटिक यौगिक हाइड्रोकार्बन एवं हाइड्रोकार्बन के व्युत्पन्न और संतृप्त और असंतृप्त यौगिकों की परिभाषा पढ़ ली और इनके उदाहरण हमने देख लिए। अब जो आगे का भाग है, जो आगे का पार्ट है, उसमें आपको इस सारणी आपको याद रखनी है। उसमें हम पढ़ेंगे सैवरंत या अचक्रीय बंद या वलय युक्त श्रृंखला वाले यौगिक। ये पूरी सारणी उसमें हम समझ भी लेंगे और लिख भी लेंगे। ठीक है, थैंक्स, धन्यवाद।